बारे में। आई थिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आईटीसी कैसे लेते हैं। जब हम अभी तक हमने इतना डिस्कशन किया है इतने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज जब आप रिटर्न बनाते हैं तो आपको इंट्रिकेसीज पता चलेंगे कि क्लाइंट के डेटा में रहते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे कब आईटीसी ले सकते हैं और आईटीसी का यूटिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो लेट मी स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द टॉपिक। आईटीसी को अगर आप देखोगे तो लॉ में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। अवेलेबल आईटीसी यानी कि कितना आईटीसी मुझे मेरे जीएसटीआर 2A 2B में दिख रहा है, दैट इज अवेलेबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी, जितना मुझे दिख रहा है उसमें से कितना एलिजिबल है, कितना मैं अवेल कर सकता हूँ, लॉ मुझे कितना अलाउ करता है। अवेल्ड आईटीसी मतलब कितना मैंने आईटीसी लिया, राइट। अवेल्ड आईटीसी में से कितना अलाउड है एज पर लॉ, मैंने जितना लिया आईटीसी उसमें से कितना अलाउड है एज पर लॉ, वो आएगा अलाउड आईटीसी में। और मैं आईटीसी अवेल कर लेता हूं तो मुझे यूटिलाइजेशन का भी टाइम लिमिट मुझे मिलता है। तो मैं कितना यूटिलाइज किया हूं आईटीसी, वो आएगा यूटिलाइज आईटीसी में, राइट। मैं कितना यूटिलाइज कर लिया हूं वो आएगा यूटिलाइज आईटीसी में, मतलब मैं कितना यूटिलाइज कर लिया हूं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इनपुट्स का क्या डेफिनेशन है? इनपुट्स मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। इनपुट्स का क्या मतलब हुआ? कोई भी गुड्स, राइट, जो कैपिटल गुड्स ना हो। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ कोई भी गुड्स जो बुक्स में कैपिटलाइज किया गया है, राइट। तो बुक्स में जो कैपिटलाइज किया गया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। कोई गुड्स जो कैपिटलाइज नहीं किया गया है, रेवेन्यू में दिखाया गया है, उसको हम बोलेंगे इनपुट्स। कंडीशन ये है, इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मतलब यूज हो रहा है या फिर उसका इंटेंशन है कि हम यूज करना चाहते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं, राइट। तो बिजनेस का डेफिनेशन काफी वाइड है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। सप्लाई चैप्टर में भी बिजनेस वर्ड रेफर किया हुआ है, बिजनेस का डेफिनेशन है, वो आप रीड कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि इनपुट्स जो है और इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, इन सब का यूज करो आप, या फिर आपका इंटेंशन हो यूज करने का। आपने मशीनरी खरीदी, आप 3 महीने बाद उसको यूज करोगे क्योंकि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या आप आईटीसी आज ले सकते हो? आंसर इज यस, क्योंकि वो इंटेंडेड टू बी यूज्ड है, मैं उसको बाद में यूज करूंगा, सो वो उसको इंटेंडेड टू बी यूज्ड बोला जाएगा, राइट। अब इनपुट टैक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तीनों आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। इसमें यूटी जीएसटी भी आ जाएगा अगर यूनियन टेरिटरी जीएसटी की बात करें तो, राइट। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स का डेफिनेशन के हिसाब से इट इंक्लूड्स आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, यानी मैं इंडिया के बाहर से कितना गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, कितना टैक्स मैं रिवर्स चार्ज में पे कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हूँ और मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ। एक्सक्लूड्स टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्स जो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में दिया उसको मुझे एक्सक्लूड करना रहेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हुआ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एज एक्सप्लेन्ड है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, में आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करूंगा, उसका क्या प्रोसेस है? नंबर 1, इनपुट आईजीएसटी को आप आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करोगे, फिर इनपुट आईजीएसटी को आप आउटपुट सी और आउटपुट एस से सेट ऑफ करोगे इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। इसका मतलब इनपुट आई को आपके पास ऑप्शन है कि कितना पोर्शन ऑफ आउटपुट सी से करना चाहते हो, कितना पोर्शन ऑफ आउटपुट एस से करना चाहते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, राइट। आपको इनपुट आई को पहले एग्जॉस्ट करना है। जैसे ही आपका इनपुट आई एग्जॉस्ट हो जाता है वैसे ही आप इनपुट सी पे आओगे, इनपुट सी को आप आउटपुट सी से एडजस्ट करोगे, उसके बाद आउटपुट आई से, फिर इनपुट एस को एडजस्ट करोगे आउटपुट एस से, और इनपुट एस में कोई बैलेंस बच गया तो फाइनली आउटपुट आई से, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रोसेस दिया हुआ है वो स्टेप्स है आपका जो आप यूज करोगे। एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। इसका मतलब लॉ चाहे तो कोई कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस दे सकता है, और आईटीसी कौन देगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन? कोई भी आदमी जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो उसको हम बुलाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सब रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इनपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे मिलेगा which is used or intended to be used, जिसको आप यूज कर रहे हो या फिर आपका इंटेंशन है उसको यूज करने का in the course of furtherance of business, right?
एंड द सेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसके बाद आप उस अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करो, राइट। इंटेंडेड टू बी यूज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का सेल वर्सेस सीसीई। एक्सप्रेशन इंटेंडेड टू बी यूज वुड मीन raw naphtha for instance was used for intended for use in the manufacture of fertilizers। मैंने रॉ naphtha खरीदा था, naphtha को यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, राइट। लेकिन rather than using it for manufacture of fertilizer because of certain problems उसको हमको वेंट आउट करना पड़ा, उसका रॉ naphtha को हमें गैस फॉर्म में रिलीज करना पड़ा, राइट, ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? इज इट इंटेंडेड टू बी यूज्ड? एब्सोल्युटली यस। इफ इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बट स्टिल नॉट एक्चुअली यूज्ड, स्टिल आईटीसी इज एलिजिबल, राइट। सो इवन इफ एनी goods or services are intended for use, you bought it for output services, intended for use how, but आपने उसको यूज नहीं किया, तो भी वो आईटीसी आपको मिलेगा। परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जीएसटी में क्रेडिट जो है आपको फर्स्ट ईयर में पूरा मिल जाता है। यहाँ पे इनपुट हो, इनपुट सर्विसेज हो, कैपिटल गुड्स हो, पूरा आईटीसी आप फर्स्ट ईयर में अवेल कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, आईटीसी अवेल करने का क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, आई शुड बी इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एक्सेट्रा इशूड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर। इसका मतलब मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट वगैरह कुछ होना चाहिए जिसके वजह से मैं आईटीसी ले रहा हूँ, राइट। इनवॉइस फर्निश्ड बाय सप्लायर इन हिज जीएसटीआर 1 एंड कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट इन 2B। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है रिकंसिलिएशन के टाइम पे। मैं सप्लायर हूँ, मैं जीएसटीआर 1 में आपको कम्युनिकेट करूंगा, आप रेसिपिएंट हो। मैं जीएसटीआर 1 जब फाइल करूंगा आपके पास वो जीएसटीआर 2 में कम्युनिकेट होकर जाएगा, सो आप उसका आईटीसी तब ले सकते हो, राइट। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, नेक्स्ट आपके पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्टेड बाय द सप्लायर हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। कोई भी टैक्स पेड है, कोई भी टैक्स कलेक्ट किया अगर मैंने एज अ सप्लायर तो मुझे गवर्नमेंट को देना है। नेक्स्ट, ही हैज फर्निश्ड द मंथली रिटर्न, मैंने मंथली रिटर्न अपना जमा दिया है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज क्या बोला गया है? रिवर्स चार्ज का पेमेंट अगर 17-18 का आप 18-19 के दौरान करते हो तो फिर उसका कंडीशन ऑफ फॉर अवेलिंग आईटीसी भी आप 18-19 में सेटिस्फाई करते हो, इसलिए वो एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 में आएगा, राइट। सो आपको इसको रिवर्स चार्ज को एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 में डिक्लेयर करना है, बिकॉज वो लायबिलिटी और आईटीसी दोनों 18-19 का हुआ, राइट। तो अगर आप 17-18 का पेमेंट आज करते हो 21-22 में तो भी वो लायबिलिटी आज का और आईटीसी भी आज का होगा। जैसे मैंने आपको बताया, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर अवेलिंग आईटीसी। तो रिसीट ऑफ गुड्स का क्या कंडीशन है? अगर आप मल्टीपल लॉट्स में रिसीव करें, मान लो कि आप फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर में अलग अलग मॉड्यूल्स लगते हैं, फर्नीचर तो एज इट इज आता नहीं है, फर्नीचर के तो मॉड्यूल्स आते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आते हैं जिसको आप लॉट्स में रिसीव करते हो। मे बी 3 कंसाइनमेंट, 3 ट्रक आते हैं आपके पास, 3 अलग अलग ट्रक आते हैं आपके पास फर्नीचर के। तो इन दैट केस आईटीसी आप कब ले सकते हो, कब आप मानोगे कि आपका गुड्स रिसीव हो गया? तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, आपने लास्ट लॉट कब रिसीव किया, राइट। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर मैंने डिलीवरी किया ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, इसका मतलब मैंने, एग्जाम्पल ये हुआ, गुड्स जा रहा था ए से बी के पास, गुजरात टू वेस्ट बंगाल, बट सेंसिबल नहीं था कि गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल वाले को एक बायर मिला महाराष्ट्र में। अब क्या ये सेंसिबल है कि पहले गुड्स गुजरात से वेस्ट बंगाल आए फिर वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जाए? सो इसके लिए गुड्स डायरेक्टली मूव कर रहा है फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, राइट। सो गुड्स आर नाउ मूविंग फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल होके नहीं आ रहा। सो हियर बी विल बी डीम्ड टू बी इन रिसीट ऑफ द गुड्स। बी भले ही एक्चुअली रिसीव नहीं कर रहा है, बी आईटीसी लेने के पर्पस से इट विल बी डीम्ड दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, राइट। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप आईटीसी अवेल कर सकते हो? इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, नंबर 1 डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, सप्लायर का इनवॉइस। नंबर 2, इनवॉइस issued under RCM when supply received from unregistered dealers। मैं सप्लायर हूँ, आप रेसिपिएंट हो, आपको रिवर्स चार्ज में पे करना है, राइट। मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करूंगा। आपको आरसीएम में टैक्स देना होगा, आपको आरसीएम में टैक्स देना होगा, राइट। मैं टैक्स इनवॉइस आपको इशू नहीं करने वाला, प्लीज रिमेंबर दिस, आपको आरसीएम में टैक्स देना होगा।
और आपको आरसीएम में जब टैक्स दोगे आप, तो आपको एक सेल्फ इनवॉइस अपने ऊपर इशू करना होगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन विच आईटीसी कैन बी अवेल्ड में आएगा डेबिट नोट। अगर मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको गुड्स दिया और उसका वैल्यू मुझे बढ़ाना है, तो वो डेबिट नोट कहलाया जाएगा, राइट। फिर बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर डॉक्यूमेंट अंडर कस्टम्स एक्ट। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री उसका फाइल हो जाना चाहिए। इनवॉइस इशूड बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाते अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके बेसिस पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा, राइट। ओके, नॉर्मली तो आईटीसी तभी अवेल कर सकते हैं जब सारे पर्टिकुलर्स हो, बट लॉ में बाद में कंडीशन आया कि अगर ये 5 पर्टिकुलर्स हो तो भी सफिशिएंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, राइट। आईटीसी में भी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट कब, टैक्स चार्ज, क्या क्या चीजें कंडीशंस हैं जो होना जरूरी है। टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। ये 5 चीजें। प्लेस ऑफ सप्लाई में तभी जरूरी है जब इंटरस्टेट सप्लाई है। टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन, टोटल वैल्यू, जीएसटीएन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे कंडीशंस हैं। अगर मेरे पास होंगे इनवॉइस में तो मैं आईटीसी ले सकता हूँ। नाउ डेप्रिसिएशन को लेके क्या बोला गया है, आपको डेप्रिसिएशन कभी भी टैक्स कंपोनेंट पे लेना अलाउड नहीं है। जैसे आपने एसेट खरीदा 100 रुपीज प्लस 10% टैक्स था उसका, 110 रुपीज पे खरीदा आपने। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 100 रुपीज तो आईटीसी मिलेगा आपको 10 रुपीज पे। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 110 रुपीज पे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आपने 110 पे किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है आईटीसी लेने का, जिस भी मंथ में आपने इनवॉइस इशू किया, मैंने इनवॉइस इशू किया जनवरी 2022 में, उसका आईटीसी लेने का टाइम लिमिट है ड्यू डेट, एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। मैं 21-22 का एनुअल रिटर्न कब फर्निश करता हूं वर्सेस ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर। सितंबर रिटर्न का ड्यू डेट अगले साल का 20 अक्टूबर। अब मैं एनुअल रिटर्न क्या 20 अक्टूबर के पहले भरता हूं, चांसेस आर वेरी लो, कभी नहीं होता ये। जनरली एनुअल रिटर्न हमेशा बाद में भरा जाता है आफ्टर 20th अक्टूबर। सो जनरली टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इज 20th of अक्टूबर, राइट। ओके, अगर आप सप्लायर को कंसिडरेशन पे नहीं करते, आपने मुझसे गुड्स खरीदा 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी पे, आपने मुझे 180 डेज के अंदर पैसे नहीं दिए जमा, मतलब 1,18,000 आपने मुझे नहीं दिया, तो आपने जो आईटीसी अवेल किया था 18,000 रुपीज, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। और आप मानो 3 साल बाद मुझे पैसे देते हो, 3 साल बाद आप जब मुझे पैसे दोगे तब उस समय आप उस आईटीसी को दोबारा अवेल कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट। मतलब आप जब दोबारा मुझे पैसे देते हो रिवर्सल के बाद और रीअवेल करते हो, उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। डीम टू हैव बीन पेड इन केस ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। कुछ केसेस में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता है, उसमें पे करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप मानो कि मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, मुझे एक जन को 100 रुपए देने थे, मेरे बदले आपने दे दिया। अगर आपने दे दिया तब इसका मतलब कंसिडरेशन आपने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। तो टू दैट एक्सटेंट आपकी लायबिलिटी डीम टू बी पेड मान ली जाएगी अगर आपने मेरे बदले किसी और को दे दिया मेरे बोलने पे, राइट। ओके, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन रिसीट ऑफ कमर्शियल क्रेडिट नोट। मैं सप्लायर हूं, मैं आपको सप्लाई करता हूं विद आप मानो विद जीएसटी 1 लाख प्लस 18%, 1,18,000 पे आपने 18% का आईटीसी ले लिया, राइट। नाउ आप मानो कि मैं आपको एक क्रेडिट नोट देता हूं 10,000 रुपीज का। अब जब मैं क्रेडिट नोट दे रहा हूं, क्या मैं उस पर जीएसटी रिड्यूस कर रहा हूं? लेट्स से मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूं। मैं जो क्रेडिट नोट आपको 10,000 का दिया उस पर मैंने जीएसटी रिड्यूस नहीं किया, राइट। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मैंने जीएसटी रिड्यूस नहीं किया उस पर तो क्या होगा, तो इन दैट केस हम लोग इसको बोलेंगे कि क्या सामने वाला रेसिपिएंट फेलियर टू पे माना जाएगा उसके लिए। मतलब आपको मुझे पहले 1 लाख प्लस 18,000 देने थे, अब आपको मुझे सिर्फ 10,000 कम करके देने हैं, यानी 1,08,000 देने हैं, तो क्या 10,000 फेलियर टू पे माना जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि कमर्शियल क्रेडिट नोट था, इसका मतलब पेमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं था। जब पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं था तो फिर फेलियर टू पे कहां से आएगा, राइट। इसलिए उसके ऊपर रिवर्सल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए है तो मुझे आईटीसी उतना ही मिलेगा टू द एक्सटेंट इट इज फॉर बिजनेस पर्पसेस, राइट। अगर मेरा आईटीसी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों के लिए है तो मुझे आईटीसी उतना ही मिलेगा टू द एक्सटेंट इट इज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज।
टैक्सेबल में जीरो रेटेड भी इंक्लूडेड हो जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स और सप्लाई टू एसईजेड के अगेंस्ट आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर आपका आउटपुट जो है वो रिवर्स चार्ज में है, राइट, या फिर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, अनब्रांडेड राइस लेते हो आप, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो फिर इन दैट केस वो आईटीसी नॉट अवेलेबल है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है कितना आईटीसी अवेलेबल है, कितना नॉट अवेलेबल है। अगर मेरे पास आउटपुट दोनों है, लेट्स से मेरा आउटपुट टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्ट भी है, तो मुझे आईटीसी उतना ही मिलेगा टू द एक्सटेंट इट इज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, राइट। एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड मुझे आईटीसी अपना रिवर्स करना पड़ेगा। अब रूल 42 में दिया हुआ है कि रिवर्सल कैसे कैलकुलेट होगा फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स का अलग है, जो भी चीज कैपिटलाइज नहीं हुआ है, जो आपके बुक्स में है, आपके पीएल में है, उसको आप कैसे अवेल करोगे अगर आपके पास आईटीसी जो है वो बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट पर्पसेस के लिए है। उसका ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हुए चलते हैं जिससे आपको ये क्लियर होता रहे। एग्जाम्पल से आपको काफी हेल्प होगा। टोटल आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आप मान लो टी है, जिसको हम बुलाएंगे टी रेफरेंस से। सीजीएसटी 1 लाख, एसजीएसटी 1 लाख, आईजीएसटी 75,000, ये मेरा टोटल आईटीसी है, राइट। अब आईटीसी जो मैं एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, मेरा इनपुट टैक्स रेट मैंने यूज किया फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, मेरे बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, क्या वो आईटीसी मुझे मिलेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। तो आई वुड हैव टू रिड्यूस दैट आईटीसी। T1 is the ITC which I would have to reduce 10,000, 10,000 and 6,000. CGST 10,000, SGST 10,000 and IGST 6,000. ITC exclusively for exempt supplies T2 10,000, 10,000 and 6,000. Once again, जो ITC exclusively for exempt supplies है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो ITC 17.5 के अंदर ब्लॉक्ड है वो भी आपको नहीं मिलेगा। 5, 5 और 3 ये आपको सारा नहीं मिलेगा। तो आपका नेट ITC कितना बचा? 25, 25 और 15, यानी कि आपका नेट आईटीसी आपको कितना हुआ जो नॉट एलिजिबल है। 17.5 यानी कि ब्लॉक क्रेडिट, ऐसा आईटीसी जो लॉ के हिसाब से ब्लॉक किया गया है क्रेडिट, ये सारा नहीं मिलेगा। T1, T2, T3 ये तीनों आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि नॉन बिजनेस वाले एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ब्लॉक्ड आईटीसी तीनों नहीं मिलेगा, राइट। इसका टोटल है 25,000, 25,000 15,000। सो आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना रहेगा? कितना आईटीसी आप क्रेडिट लेजर में लोगे? 1 लाख माइनस 25,000, जो आपको नहीं मिलेगा उसको आप रिड्यूस कर दोगे। 1 लाख माइनस 25,000 यानी कि 75,000 का क्रेडिट लोगे। आईजीएसटी में 75,000 माइनस 15,000, टी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 60,000 हुआ, राइट। आईटीसी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जितना मैंने आपको बताया वो C1 बोलोगे आप उसको, C1 इज इक्वल टू टी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज है दैट इज T4, राइट। आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज T4 वो हुआ 50,000, 50,000 एंड 30,000, करेक्ट। तो कॉमन क्रेडिट कितना बचा? 75 माइनस 50 यानी कि 25,000। वापस से आपका 75 माइनस 50 जो आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज है ये तो आपको पूरा मिलेगा, इसको लेकर आपको कोई डिस्प्यूट ही नहीं है क्योंकि ये आप ओनली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करें। C2 में हुआ कॉमन क्रेडिट जिसमें आप 60 माइनस 30 आईजीएसटी 30,000 लोगे, सो कॉमन क्रेडिट हुआ 25, 25, 30, करेक्ट। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, कितना सप्लाईज को आप एग्जेम्प्ट बुलाओगे इसमें से? सो कॉमन क्रेडिट है 25,000, 25,000, 30,000, करेक्ट। इसमें से आप देखोगे आपका ड्यूरिंग द मंथ जो टर्नओवर है एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो 25 लाख और टोटल टर्नओवर 1 करोड़, जिसमें दैट मींस एग्जेम्प्ट सप्लाईज 25 लाख है और टैक्सेबल टर्नओवर 75 लाख, तो टोटल टर्नओवर आपका 1 करोड़ है, राइट। सो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितना होगा? 25% ऑफ 25,000 विच इज 6250, 25,000 का 25%, 30,000 का भी 25%, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई से एट्रीब्यूटेबल है, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको रिवर्स करना है, राइट। क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेस ये है ब्लैंकेट 5%, 5% आपको नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए मानना है अगर आपका कोई भी आईटीसी नॉन बिजनेस के लिए है तो इसमें से कॉमन क्रेडिट 25,000 है, उसके ऊपर 5% इज 1250, तो नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट हुआ 17,500, 17,500 और 21,000, राइट। सो टोटल में आपका क्रेडिट आ रहा है 25,000 माइनस 6250 माइनस 1250 विच इज 17,500, तो ये आपका नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है, नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए 17,500 प्लस ये आईटीसी जो आपका एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज है ये तो आपको पूरा मिलेगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 50,000 रुपीज प्लस 17,500 67,500 का आईटीसी आप ले सकते हो, राइट। अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स का आईटीसी कैसे आप यूज करोगे। माइंड यू कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपका ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम रहता है। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप 1 महीने के लिए खाली टर्नओवर में यूज नहीं करते, उसको आप लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हो। तो उसका आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस है
वो है 10,000, ये तो मिलेगा ही नहीं। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज है ये भी मिलेगा नहीं। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ये पूरा मिलेगा। तो 10,000 कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 कुछ नहीं मिलेगा, 50,000 पूरा मिलेगा, करेक्ट। अब मानो कि एक मशीन एक्स खरीदा आपने जो कॉमन है, इसके ऊपर 12,50,000 रुपीज का टैक्स है, सॉरी 12,50,000 का वैल्यू है, इसके ऊपर 12% IGST हुआ 12,50,000 के ऊपर, विच इज 1,50,000। इसका मतलब 12,50,000 के ऊपर 12% का आपने टैक्स चार्ज करके कुछ खरीदा, वो हुआ 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीज, करेक्ट। अब ये 1.5 लाख रुपीज आपको ITC एट्रीब्यूटेबल फॉर एवरी मंथ देखना है, राइट। फॉर एवरी मंथ आपको ITC निकालना पड़ेगा कितना अवेलेबल है। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60, 1.5 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 60 मंथ्स इज इक्वल्स टू 2,500। इसका मतलब एवरी मंथ का ITC जो आपका एट्रीब्यूटेबल है वो है 2,500 का। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 2,500, राइट। मशीनरी वाई अगर हुआ तो 20 लाख रुपया का मशीनरी है मान लो आप, वंस अगेन उसके ऊपर GST 12% है, यानी कि 2,40,000 है, राइट। 2,40,000 को भी आप 60 मंथ मानोगे, आप मानोगे कि मशीन का लाइफ 60 मंथ है, एवरी मंथ के लिए वो मशीन का कितना ITC एट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड बाई 60 करोगे तो 4,000 आया, राइट। तो ये सेकंड मशीनरी वाई का 4,000 है, मशीनरी एक्स का 2,500, टोटल आया आपका 6,500। सो टोटल ITC 6,500 है फॉर एवरी मंथ। आप ITC पूरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो ITC है 2,40,000 प्लस 1.5 लाख, पहले मंथ में आप 3,90,000 पूरा ले लो, कोई इशू नहीं, बट एवरी मंथ का कॉमन क्रेडिट आप निकालो और रिवर्स करते जाओ। तो 6,500 के ऊपर आप एवरी मंथ रिवर्सल कैलकुलेट करो 25% का। 6,500 है, उसमें से 25 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, 1 करोड़ आपका टोटल सप्लाईज है। इसका मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज से एट्रीब्यूटेबल सप्लाईज कितना हुआ, 25%। So 25 lakhs divided by 1 crore into 6,500, which is 1,625. So ITC which is attributable towards exempt supplies would be 1,625, right? तो ये इसका प्रोसेस आ जाएगा आपका कि आप कैसे इसका रिवर्सल करते हो। 1,625 इस महीने रिवर्सल हो जाएगा, और आप जैसे जैसे खरीदोगे वैसे वैसे ITC लेते जाओगे और एवरी मंथ 60 मंथ तक रिवर्स करते जाओगे जब तक कैपिटल गुड्स का लाइफ खत्म नहीं हो जाता, राइट। नेक्स्ट, ऑप्शन टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs टू रिवर्स एड हॉक अमाउंट ऑफ 50% इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर आप बैंक्स की बात करो, NBFCs की बात करो, इनका ITC काफी ज्यादा रिवर्सल आता है क्योंकि इनके बहुत सारे आउटपुट एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे अगर वो इंटरेस्ट जो भी ये रिसीव करते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, बट कोई डेबिट कार्ड चार्जेस होता है वो टैक्सेबल होता है, तो इन लोग के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इनके लिए रादर देन फॉलोइंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये एक ऑप्शन है कि एड हॉक बेसिस पे 50% रिवर्स कर दें। तो 50% ये एड हॉक बेसिस पे रिवर्स कर सकते हैं, इनके पास ये एक ऑप्शन है। और एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उस साल, तो आप उस ऑप्शन से बैकआउट नहीं कर सकते, आपको वो ऑप्शन पूरे साल भर के लिए फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नाउ अगर आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को सर्विस देते हो, बैंक एक है दिल्ली में, एक ब्रांच है आपका मान लो हरियाणा में, दिल्ली अगर हरियाणा को सर्विसेज देता है तो उसके ऊपर अगर सेम ब्रांच, सेम बैंक का 2 ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में है जो एक दूसरे को सर्विस दे रहा है, तो उसमें ITC पूरा अलाउड है, उसमें 50% का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 50% सिर्फ आउट किसी एक्सटर्नल वेंडर से आप सर्विसेज लेते हो, गुड्स लेते हो, तो ही रेस्ट्रिक्शन, राइट। ऑल्सो कोई भी ITC जो ब्लॉक्ड है, नॉन बिजनेस पर्पसेस से रिलेटेड है, उसका ITC तो पूरा ब्लॉक्ड है, वो आप नहीं बोल सकते कि उसका भी 50% मुझे मिलेगा। कोई ITC जो नॉन बिजनेस है या फिर ब्लॉक्ड है, उसका पूरा ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो आप नहीं ले सकते। बाकी जो बचा आपका जो कॉमन ITC है, सिर्फ उसका आप ब्लैंकेट 50% ले लो रादर देन फॉलोइंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको समझाया मैथमेटिकली 42, 43, वो सब आप फॉलो करना छोड़ सकते हैं, राइट। विद दिस हमारा ITC का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ITC बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका हम एक और पार्ट वीडियो का बनाएंगे, इसके ऊपर हम ब्लॉक क्रेडिट डिस्कस करेंगे। आज आई होप जो हमने अभी डिस्कस किया इस टॉपिक में आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिकॉज ITC के ऊपर ही पूरा GST लॉ टिका हुआ है, सबसे ज्यादा लिटिगेशन DC में है, इसलिए आई होप ITC आप अच्छे से सुनो, बार बार सुनो और अपने प्रोविजंस को अच्छे से रीड करके याद रखो, राइट, जिससे आपको रिटर्न फाइलिंग में, रिफंड में, सब में आसानी रहेगी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।